गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी सेकेंड ईयर की क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, सोशियोलॉजी की। ठीक है, आप सभी ने सोशियोलॉजी फर्स्ट ईयर में जो पढ़ी थी उसमें और अब जो आप पढ़ेंगे उसमें जो डिफरेंस है वो मैं आपको पहले बता दूं। आपने फर्स्ट ईयर में सोशियोलॉजी के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, ठीक है, और अब आप पढ़ेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी थोड़ी टिपिकल है क्योंकि आपने जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था वो सारे इजी कॉन्सेप्ट है, और अब आप जो सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे वो थोड़े से टिपिकल होंगे, क्योंकि जो लोग रिसर्च करते हैं, सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं या सोसाइटी से रिलेटेड जितनी चीजें हैं उन चीजों के बारे में, उन घटनाओं के बारे में जब जानने का प्रयास करते हैं तो उसके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़नी पड़ती है। ठीक है, कल भी मैंने आपको इस बारे में बताया था कि जब हम सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तो आपके सेकेंड ईयर में सोशियोलॉजी के 2 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी और सेकेंड पेपर है आपका समस्याएं और मुद्दे भारतीय समाज के संदर्भ में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी की। आज मैं आपको टोटल सिलेबस बताऊंगी और उस सिलेबस में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है वो उस कॉन्सेप्ट में बताएंगे। आप चाहे तो सिलेबस लिख सकते हैं, आपके सामने मैं सिलेबस अभी शेयर कर रही हूँ। ठीक है जी मैडम। खबर है क्या? ऑडियो क्या है? डोंगरपुर दिशा डिग्री कॉलेज डोंगरपुर। अरे आवाज नहीं आपको है। आप लोग अपने माइक को म्यूट कर दीजिए ताकि आप लोगों को मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है? जी मैडम। हाँ, एक जगह बोले तो हम नहीं देंगे। ये है आपकी सामाजिक अनुसंधान पद्धतियां, सोशल रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो आपका फर्स्ट पेपर है ना वो। ठीक है, ये आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास है जिसमें आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि आपके फर्स्ट पेपर में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, ये है आपकी इकाई प्रथम। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। इकाई फर्स्ट में आपको पढ़ना है सामाजिक अनुसंधान का अर्थ और प्रकार, यानी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल रिसर्च। रिसर्च क्या है तो शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। रिसर्च जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, री प्लस सर्च। तो इसमें 2 चीजें आती हैं, एक तो है री यानी कि पुनः, और दूसरा है सर्च। सर्च यानी कि खोजना। खोजना यानी कि जब आप नई चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं या उन जानकारियों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करके घटनाओं का अध्ययन करते हैं, तब आपको नई नई चीजें प्राप्त होती हैं और उन नई जानकारियों के आधार पर आप तथ्यों का, नियमों का प्रतिपादन करते हैं। क्लियर? आ गया समझ में? तो आपको सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत यही पढ़ना है। साथ ही आपको ये देखना है कि सामाजिक अनुसंधान कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो सेकंड टॉपिक है वो आपका आएगा ये वैज्ञानिक पद्धतियां। वैज्ञानिक पद्धति में आपको वस्तुनिष्ठता और अनुभववाद देखना है। ठीक है, अब वस्तुनिष्ठता क्या है? यानी ऑब्जेक्टिविटी। जो घटना जिस रूप में घटित हुई है आपको उसे उसी रूप में लिखना है, जानना है और समझने का प्रयास करना है। उसमें एक जरा भी माइनर भी आप अपने विचार, अपने थॉट या अपनी सोच आप नहीं डालेंगे। अगर आपने कोशिश की कि मैं क्या सोचता हूं वो इस घटना में डाल दूं, तो वो साइंटिफिक रिसर्च नहीं होगा। वो जो अध्ययन होगा वो वैज्ञानिक अध्ययन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जब हम किसी भी घटना का अध्ययन करते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप वस्तुनिष्ठता काम में लें। ठीक है, वस्तुनिष्ठ होकर किसी भी घटना का यथार्थ अध्ययन करें। क्लियर? नेक्स्ट है आपका अनुभववाद। अनुभववाद में आपको ये पढ़ना है कि जब हम किसी घटना का अध्ययन यथार्थ रूप में करते हैं तो अनुभव, उसे खुद फील करते हैं। जब आपके सामने कोई चीज हो रही है, कोई घटना घटित हो रही है, तो आप उसे फील करके, उसे अनुभव करके उसके बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, आप जितने भी लोग कनेक्ट हुए हैं आप अपना ऑडियो ऑफ करें, माइक्रोफोन ऑफ करें ताकि आपकी आवाज क्लास को डिस्टर्ब ना करें।
चलिए वापस बात करते हैं अनुभववाद की। वस्तुनिष्ठता और अनुभववाद ये दोनों वैज्ञानिक पद्धतियां हैं जो हमें इसके अंतर्गत पढ़नी है। ठीक है, आपकी फर्स्ट इकाई में जो आपका तीसरा टॉपिक है सामाजिक अनुसंधान के चरण। क्लियर? सामाजिक अनुसंधान के चरण में आपको पढ़ना है कि ये जो रिसर्च है वो कितने चरणों से होकर गुजरता है, उसकी कुछ प्रोसेस है। ठीक है, वो प्रोसेस हमको पढ़नी है। अब वो प्रोसेस कैसे होंगी कि कहाँ से होकर गुजरेगा, कितने चरण होंगे, तो सामाजिक अनुसंधान के टोटल 12 चरण है। उन 12 चरणों को हमको इसमें पढ़ना है। ठीक है, अब वो 12 चरण कौन कौन से हैं तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सबसे पहले हमें समस्या या घटना का चुनाव करना होगा, उसके बाद उसमें आगे हमें ये देखना होगा कि घटना के कारण कौन कौन से हैं, उसके आधार पर हमें प्राकल्पनाओं का निर्माण करना होगा, संबंधित साहित्य का अध्ययन करना होगा। तो ये पूरी प्रोसेस है जिनका अध्ययन करके हमें पूरे सामाजिक रिसर्च को हम करेंगे और लास्ट में जाकर हम निष्कर्ष या नियमों का प्रतिपादन करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपका आता है इकाई सेकंड। अब इकाई सेकंड में आपको पढ़ना है समस्या का निरूपण और प्राकल्पना। समस्या का निरूपण यानी समस्या क्या है वो हमें पढ़ना है और समस्या से संबंधित सारे घटनाक्रम को हमें देखना है। उसके बाद हमें पढ़ना है हाइपोथेसिस, प्राकल्पना। एक सीधी भाषा में मैं आपको बता दूं कि प्राकल्पना या हाइपोथेसिस क्या है। तो प्राकल्पना है आपकी एक काम चलाऊ उपकल्पना। क्या होती है प्राकल्पना? एक काम चलाऊ उपकल्पना। ठीक है, उपकल्पना का मतलब होता है जब हम किसी घटना का अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं तो हम हमारी सामान्य जानकारी के आधार पर एक निष्कर्ष निकाल कर रखते हैं या एक ऐसे ही एक शायद ऐसा है इसलिए ये घटना घटित हुई। तो जो भी कथन शायद से प्रारंभ होता है वो आपका प्राकल्पना के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये प्राकल्पना आपको पढ़नी है कि प्राकल्पना क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, इसके स्रोत क्या है और इसके महत्व क्या है। ठीक है, इसी के आधार पर हम अपने अनुसंधान को या अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद आता है आपका तर्क। तर्क आपने सुना है ना, तर्क, फैक्ट। ठीक है, आप जब किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं, किसी भी घटना के बारे में बात करते हैं और अगर आपने ये कह दिया कि ये घटना इस कारण घटित हुई है क्योंकि ऐसा हुआ, तो आपको ये कहा जाता है कि आप इसे सिद्ध कीजिए, अपना तर्क दीजिए। तो तर्क बिना किसी सबूत के नहीं दिया जा सकता। तर्क के लिए जरूरी है कि आप उस तर्क को प्रूफ करें, तो उसके लिए अनुसंधान जरूरी होता है। ठीक है, तो तीसरे में हम पढ़ेंगे तर्क। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपकी इकाई तृतीय। अब इकाई तृतीय में हमें पढ़ना है तथ्य और निदर्शन। अब तथ्य में हमें कौन कौन से पढ़ने हैं? प्राथमिक और द्वितीयक तथ्य। तथ्य जो हैं, फैक्ट्स जो हैं, उनको 2 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, प्राथमिक तथ्य वो हैं जिनको हम स्वयं क्षेत्र में जाकर अध्ययन करके लाते हैं, जिन जानकारियों को हम स्वयं जुटाते हैं या हम खुद लेकर आते हैं वो आपके प्राथमिक तथ्य कहलाते हैं। और जिन तथ्यों या जिन जानकारियों को हम किसी बुक्स में या फिर किसी मैगजीन से, किसी ग्रंथ से, सिक्कों से, शिलालेख से या कहीं से भी जो पहले से लिखे हुए हैं उनके आधार पर जब हम लेते हैं तो वो आपके द्वितीयक तथ्य कहलाते हैं। ठीक है, तो ये है आपके प्राथमिक और द्वितीयक तथ्य। अगला आता है आपका निदर्शन। निदर्शन क्या है? तो निदर्शन है समग्र में से कुछ को चुनना प्रतिनिधित्व के रूप में, उन पर जांच और परीक्षण करना और जो निष्कर्ष होता है वो समग्र पर लागू करना। तो हमें ये इसका अध्ययन भी करना है निदर्शन पद्धति का, कि समाज शास्त्र में निदर्शन पद्धति किस तरह से काम में आती है। तो आप सबने अपने घर पर चावल या दाल तो पकाते ही होंगे और आप नहीं पकाते तो पकाते हुए तो देखते ही होंगे, देखते हो ना। तो जब दाल या चावल बनाए जाते हैं तो उनको चेक करते हैं, हम चेक करते हैं ना। तो एक साथ ऐसे ऐसे पूरे बाउल में उंगली डाल के और ऐसे मसल के चेक करते हो या कुछ दाने निकाल कर चेक करते हो?
कुछ दाने निकाल कर चेक करते हो ना जी कि दाल या चावल पके हैं या नहीं, तो वही निदर्शन कहलाता है। ठीक है, वही को उसी पद्धति को हम निदर्शन कहते हैं कि समग्र में से, यानी इतने सारे चावलों में से आपने 2 दाने चावल के निकाले, उसके ऊपर जांच की, परीक्षण किया, आपने देखा कि हाँ चावल पक गए हैं, तो ये जो 2 दानों का परीक्षण था कि ये चावल पक गए, तो केवल ये 2 दाने नहीं पिके, अपितु पूरा चावल का बाउल, आपके सारे चावल पक गए। क्लियर? तो ये निदर्शन पद्धति है। जब समग्र में से कुछ को चुना जाता है और उस पर परीक्षण करके जो निष्कर्ष निकलता है वो जब समग्र पर लागू होता है तो वो आपकी निदर्शन पद्धति कहलाती है। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये है आपके निदर्शन के अर्थ और प्रकार। क्लियर? अब ये थी आपकी यूनिट 3। नेक्स्ट आती है आपकी यूनिट 4। अब यूनिट 4 में आपकी आती है अनुसंधान पद्धतियां। हमारे जो पेपर है फर्स्ट बुक, उसका नाम ही है रिसर्च मेथोडोलॉजी। ठीक है, यानी सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियां। अब अनुसंधान की पद्धतियों का अभी तक तो प्रस्तावना चल रही थी, भूमिका बन रही थी। अब वो पद्धतियां कौन कौन सी हैं? तो अनुसंधान की पद्धतियों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। ठीक है, गुणात्मक पद्धति और गणनात्मक पद्धति। अब गुणात्मक पद्धतियों में भी कुछ पद्धतियां हैं, नृजाति वर्णन, अवलोकन, वैयक्तिक अध्ययन और अंतर्वस्तु विश्लेषण। ये जो 4 टॉपिक हैं वो आपको गुणात्मक पद्धति के तहत पढ़ने हैं। और नेक्स्ट है आपका गणनात्मक पद्धति, प्रश्नावली, अनुसूची और साक्षात्कार। ये जो 3 पद्धतियां हैं वो आती हैं आपकी गणनात्मक पद्धति में। अब गुणात्मक पद्धति यानी जिसमें हम गुण के आधार पर, ठीक है, क्वालिटी के आधार पर पता लगा पाते हैं किसी भी चीज का, या क्वालिटी के माध्यम से, गुणों के माध्यम से किसी भी बात को, किसी भी घटना को जब स्पष्ट करते हैं तो वो गुणात्मक पद्धतियां। और जिसमें गणना की जा सके, जिनको गिना जा सके, वो गणनात्मक पद्धतियां। कैसे? अगर हम आपको ये पूछेंगे कि आप अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं, तो क्या आप ये कहेंगे कि मैं 50 किलो प्यार करता हूं? ऐसा बोलेंगे? नहीं कह सकते ना। क्यों? क्योंकि वो गुणात्मक पद्धति है, गणनात्मक नहीं है, उसमें गणना नहीं की जा सकती। आप किसी की ममता का, किसी के प्रेम का, किसी के त्याग का या किसी के बलिदान का आप मेजरमेंट ऐसे नहीं कर सकते कि वो कितने किलो है या कितने ग्राम में आएगा। तो यहाँ पर जो होता है वो गुणात्मक पद्धति, इस तरह की घटनाओं का अध्ययन जब किया जाता है तो वहां पर गुणात्मक पद्धति को काम में लिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपकी गणनात्मक पद्धति। जब गणना की जा सके, जब हम किसी घटना का अध्ययन करते हैं और वहां पर आपको गणना करनी है कि भारतीय समाज की महिलाओं की स्थिति या किसी क्षेत्र विशेष की, कि डूंगरपुर के किसी कॉलेज में या किसी संस्थान में पढ़ने वाली महिलाओं की या पढ़ने वाली लड़कियों की जो कंडीशन है स्टडी में, अध्ययन में, वो कैसी है, ठीक है, उनके परसेंटेज किस मायने में है या कितने नंबर उनके आते हैं, तो वो जो संस्था का फीमेल का जो आंकड़ा निकलेगा तो वो गणनात्मक पद्धति से निकलेगा। प्रश्नावली, अनुसूची और साक्षात्कार पद्धति, वहां पर गुणात्मक पद्धतियां काम में नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि वहां पर हम ग्राफ बना सकते हैं, वहां पर हम क्वेश्चनरी बना सकते हैं और वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे अपन को परसेंटेज पता चलेगा, प्रतिशत पता चलेगा। क्लियर? तो ये 3 पद्धतियां, ये कुछ पद्धतियां हैं जो हमें अनुसंधान पद्धतियों में पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इकाई 5, यूनिट 5। ठीक है, ये आपका लास्ट यूनिट है। इस लास्ट यूनिट में हमें पढ़ना है तथ्यों का वर्गीकरण और सारणीयन। जिन जानकारियों को आप अनुसंधान करने के लिए गए और वहां से आप लेकर आए, उन तथ्यों को आप ऐसे ढेर, जब हम कोई मकान का निर्माण करते हैं ना, तो गिट्टी का ढेर होता है, रेत का ढेर होता है, सीमेंट का ढेर होता है, लेकिन उन ढेरों को हम मकान नहीं कहते। मकान किसे कहा जाता है? जब उस गिट्टी को, ईंटों को, रेत को, उन सब को बराबर मात्रा में सही ढंग से उसकी संरचना से जब जमाया जाता है और एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा खड़ा किया जाता है, तो उसे कहा जाता है मकान। ठीक है,
तो वैसे ही हमने क्या है, मटेरियल तो बहुत सारा इकट्ठा कर लिया, लेकिन अभी तक हमारे नियमों और तथ्यों का प्रतिपादन होना बाकी है, हमारे सिद्धांत का निर्माण होना बाकी है। तो वो सिद्धांत का निर्माण कब होगा, जब हम इन्हें सही ढंग से व्यवस्थित रूप से जमाएंगे। तो वर्गीकरण और सारणीयन जो है वो तथ्यों को सही ढंग से रखने का एक तरीका है। जैसे आप लोगों को मैं ये कहूं कि आप सभी बच्चों को अपने अपने गांव से 10-10 लोगों की जानकारी हासिल करके लानी है। 10 परिवार आपको दिए जाते हैं कि इन 10 परिवारों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और शैक्षणिक इतनी जानकारी आप लेकर आओ। ठीक है, आप लोग लेकर तो आएंगे, लेकिन वो एक ऐसा इकट्ठा होगा। ठीक है, अब उसमें से एक परिवार है, एक परिवार में 5 लोग हैं, उन 5 लोगों में 10वीं पास कितने हैं, 12वीं पास कितने हैं और बीए कितने कर रहे हैं, इसकी जानकारी आप लेकर आओगे। तो एक बार तो इकट्ठा लाओगे, फिर आप क्या करोगे, 10वीं में कितने पढ़ रहे हैं, तो 2 लोग 10वीं में पढ़ रहे हैं, 12वीं कितने पढ़ रहे हैं, तो एक भी 12वीं में नहीं पढ़ रहा है, और बीए कितने लोग कर रहे हैं, तो 3 लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट में आंकड़ा कितना आ जाएगा आपका, 5। लेकिन इसके लिए आपको वो आंकड़ों को वर्गीकरण यानी एक टेबल में जमाना होगा। तो ये जो तथ्यों को टेबल्स में जमाने का जो काम होता है वही आपका वर्गीकरण और सारणीयन कहलाता है। क्लियर। उसके बाद आपका आता है केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप, मीन, मोड, मीडियन, माध्य, मध्यिका और बहुलक। आप लोगों को याद होगा, आपने 10th क्लास में भी ये पढ़े होंगे, पढ़े थे ना, स्टैटिक्स पढ़े होंगे आपने, तो स्टैटिक्स में आपने पढ़ा था ना। अब अभी आपको ऐसा लगेगा कि माध्य, मध्यिका और बहुलक, अरे हम तो मैथ कब से छोड़ के आ गए, अब हमें ये कहाँ से आएगा। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पढ़ाऊंगी। क्लियर। और मैं आपको माध्य, मध्यिका और बहुलक इतने इजी और सरल तरीके से समझाऊंगी कि आप में से हर बच्चा इसको कर सकता है। क्लियर, इस सवालों को कर सकता है। तो इसमें केवल सूत्रों का इंपॉर्टेंस है। जब आप सूत्र पढ़ेंगे आराम से, तो सूत्र अगर आपको याद हो जाते हैं तो आप आराम से उन सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका सांख्यिकीय विश्लेषण और सहसंबंध, सहसंबंध गुणांक। ये आपको यूनिट 5th में पढ़ना है। तो ये थी आपकी फर्स्ट पेपर। क्लियर, आ गया आप सभी को समझ में कि फर्स्ट पेपर में आपको क्या पढ़ना है। देखो बच्चों, एक सीधी सी बात है, आपको सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान पद्धति, पीएचडी के बारे में आपने सुना है, पीएचडी के बारे में आपने सुना है सभी ने, पीएचडी के बारे में सुना है आप सभी ने, नहीं सुना है। जो लोग किताबें लिखते हैं उनके बारे में सुना है, रिसर्च करते हैं, बुक लिखते हैं, सुना होगा ना। वो कैसे लिखा जाता है, उसके लिए आपको ये चीजें करनी होती हैं। क्या करना होता है, रिसर्च करना होता है, अनुसंधान करना होता है। जब हम कोई नई चीज खोजते हैं तो उसके लिए अनुसंधान जरूरी होता है। क्लियर, आ गया समझ में। तो यही है आपका फर्स्ट पेपर। अब आपको सेकंड पेपर के बारे में नेक्स्ट बताएंगे, लेकिन अगर आपको आज समझ में आया है तो हम अगली क्लास करें, अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम अगली क्लास को नहीं करें। तो आप बता दीजिए, आपको यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया? जी मैडम, जी मैडम, आ रहा है समझ में? जी मैडम। ओके, तो नेक्स्ट अगली क्लास में हम मिलते हैं। ठीक है।